डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। सो यू नो कि हम डिस्कस कर रहे थे बेसिक्स मैथमेटिक्स, है ना। सो बेसिक्स मैथमेटिक्स के 2 क्लास हुए हैं अभी तक, और एक क्लास था उसमें जो APG PHP का क्लास था, और एक क्लास में हम डिस्कस कर लिए थे थोड़ा बहुत जो लॉगरिथम के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कि अगर कोई एक्सप्रेशन है फिजिक्स का या फिर मैथमेटिक्स का, जो भी, ज़्यादातर हम यहाँ फिजिक्स का इक्वेशंस यूज़ करेंगे, तो उसको हम कैसे लिनियराइज कर सकते हैं, दैट वी कैन डू बाई टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड फ्रॉम एन इक्वेशन। ओके, बेसिकली ये मैथमेटिकल फिजिक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फिजिक्स का हर कोई चैप्टर्स में ये सब मैथमेटिक्स जो है ये काम आएगा। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर यू कैन से ये जो है इमेजिनरी नंबर्स कुछ होते हैं, लेकिन ये इमेजिनरी कुछ नहीं है। मतलब ये जो नंबर सिस्टम्स है, नंबर सिस्टम्स का ही एक पार्ट है ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब समझ जाओगे थोड़ी देर बाद कि एक्चुअल में ये है क्या। सो हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, सो यू नो अबाउट रियल नंबर, है ना। तो रियल नंबर्स जो है बेसिकली जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ये सब रियल नंबर है, और यू कैन प्रेजेंट अ रियल नंबर्स या फिर अ लॉट ऑफ रियल नंबर्स इन अ नंबर लाइन। सो अपने जो लोअर क्लासेस है उसमें आपने पढ़ा ही होगा कि एक नंबर लाइन ऐसे होते हैं सपोज, और ये इसका 0 लाइन है। ओके, फिर हम ऐसे 1 2 3 4 इधर भी लिख सकते हैं, इधर -1 -2 -3 -4, ये एक नंबर लाइन के ऊपर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -3 -4 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट ये जो रियल नंबर्स है ना, बेसिकली समटाइम्स ये रियल नंबर से हमारे जो मैथमेटिक्स का जो काम है, सारा जो बेसिक्स एल्जेब्रा का जो काम है वो नहीं हो पाएगा। समटाइम्स एक स्पेशल काइंड्स ऑफ नंबर्स आ जाएगा जो रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा रूट्स के बारे में, कभी भी आपने अभी तक क्लास 10 तक अंडर रूट ऑफ नेगेटिव साइन नहीं देखा होगा, कि जैसे मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ -2, स्क्वायर रूट ऑफ -3, ऐसे जो नंबर्स है वो आप अभी तक नहीं देखा। आपने सिर्फ ये जो √5 √7 ऐसे कुछ नंबर्स देखा है जो पॉजिटिव नंबर्स हैं अंडर रूट। लेकिन अगर कहीं ये माइनस स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई माइनस आ जाए तो उसके लिए हम लोगों को एक नया जो एल्जेब्रा है, जो कॉम्प्लेक्स एल्जेब्रा तैयार किया है। ओके, और ये जो नंबर्स है इसको हम बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स। So the first question is that when it appears in mathematics, how it appears in mathematics? मैथमेटिक्स में ये कैसे appear होते हैं ये नंबर -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1 या फिर स्क्वायर रूट ऑफ -2, ये कैसे appear करते हैं? तो बेसिकली क्या है, और ये जो √5 √7 ये सब रियल नंबर है, लेकिन √2 √3 ये रियल नंबर्स नहीं है। तो एक सिंपल सी इक्वेशन में आपको देता हूं, जैसे लॉट ऑफ टाइम यू हैव यूज द इक्वेशन समथिंग लाइक, जो होते हैं मान लीजिए कि x² + 1 = 0, या फिर मैं पहले लिख लेता हूं कि x² - 1 = 0। यू माइट हैव सीन दिस काइंड्स ऑफ इक्वेशंस, बट अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दे इक्वेशन को, जैसे x² + 1 = 0, देन द होल सिनेरियो विल बी चेंज्ड। देखिए कितना छोटा सा चेंज कर दिया मैंने, या -1 था या +1 था। नाउ ये जो सॉल्यूशन जो आएगा इस इक्वेशन का, जैसे x² - 1 = 0, ये आप सभी लोगों को पता ही है कि x² = 1 होगा, तो x हो जाएगा ±1। लेकिन इधर अब देखो कि x² + 1 = 0, तो ये हो जाएगा a² = -1। सो इन दैट केस x विल बी ±√1। ये जो दिस काइंड्स ऑफ इक्वेशंस जो है, ये जो सॉल्यूशन है, यहाँ देखिए अंडर रूट ऑफ -1 आ गया, लेकिन ये तो सिंपल, वेरी सिंपल, जो x = ±1 हो गया। सो प्रॉब्लम इधर है, मतलब जो प्रॉब्लम तो ऐसा कुछ नहीं है। जो एल्जेब्रा हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक,
क्लास 10 तक, उसमें ये वाला जो टर्म था, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 वाला जो टर्म था, ये अपियर नहीं हुए थे, पहले कभी अपियर नहीं हुए थे। अगर आप एक बार रिवाइज कर लो आपका जो बुक्स है, हो सकता है कभी आप ट्यूशन में या फिर कुछ टीचर्स के पास ये सुना होगा कि ये ऐसा कुछ नंबर्स होगा स्क्वायर रूट ऑफ -1, लेकिन अगर आप आपका सिलेबस देखिए, आपका बुक देखिए, तो उसमें कभी भी आपको ये नहीं दिखाई देगा कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 या फिर स्क्वायर रूट ऑफ -2 या फिर स्क्वायर रूट ऑफ -3। सो इसका मतलब ये है, ये जो नया जो एक टर्म्स आ गया, इसके लिए हम एक नंबर सिस्टम्स या फिर आप कह सकते हैं एक डिफरेंट अलजेब्रा हम तैयार करते हैं। सिर्फ अलजेब्रा नहीं, इसका कैलकुलस भी है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स कैलकुलस भी है हायर मैथमेटिक्स में या फिर हायर फिजिक्स में, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाएंगे। हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत ही सिंपल है कि हम थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में जान लेंगे। ओके, कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ गया तो हम कैसे उसको हैंडल करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है ना, इसके लिए हम एक नोटेशन पहले तैयार करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हर टाइम ये स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -2, स्क्वायर रूट ऑफ -3 लिखा जाए, इससे अच्छा ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 को कोई एक लेटर से या फिर कोई सिंबल से हम डिनोट कर देते हैं। जैसे सपोज स्क्वायर रूट ऑफ अगर -2 हो गया तो इसको हम 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इन दैट केस √2 इंटू रूट ऑफ -1 ऐसे हम अगर लिख लिए, तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 इसको अगर हम कोई नोटेशन दे दिया, जैसे मान लीजिए इसका नोटेशन होता है बेसिकली आई, ज़्यादातर टाइम्स इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ग्रीक लेटर है जो बेसिकली इसको आयोटा कहते हैं। जैसे आपको पता है अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसे ही एक लेटर है, इसको हम आयोटा कहते हैं। दैट इज इन दैट केस यू कैन राइट दिस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x इक्वल टू ±i इंस्टेड ऑफ ±√1। तो ये जस्ट एक सिंबल हो गया, जस्ट एक नोटेशन हो गया कि x इक्वल टू ±i। तो ये जो -√2 होगा तो इसको हम लिख सकते हैं √2i, ऐसे हम यूज करेंगे इसको। ओके, तो ये जो आयोटा है, ये आयोटा के ऊपर बेस ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा हम तैयार करेंगे। ओके, तो ये जो है बेसिकली आप ये मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत ज़्यादा, लेकिन हम थोड़े बेसिक्स के बारे में मैं इस क्लास में बताऊंगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव लर्नड अप टू, कि हमारे पास एक इक्वेशंस होता है जैसे कि x² + 1 = 0। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो वहाँ पर एक नेगेटिव नंबर आ जाता है स्क्वायर रूट के अंदर, तो उसको हम एक डिफरेंट लेटर से डिनोट कर देते हैं जो i। ओके, और अभी ये जो नंबर्स बना जहां i है और यू कैन से कि √1 है, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। ये है हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक्स की कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे अराइज होते हैं फिजिक्स या मैथमेटिक्स में। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो जनरल एक्सप्रेशन होते हैं वो क्या है, पहले ये देखना आपको पड़ेगा। क्योंकि देखिए हम जो रियल नंबर का बात करते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर उसके भी आगे है। ओके, क्योंकि ये रियल नंबर्स जो है ना, ये बेसिकली स्पेशल काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो फैमिली है वो ज्यादा बड़ा है रियल नंबर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि रियल नंबर्स जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही आ जाता है ना। अगर आप सेट सबसेट ये सब पढ़ लिया तो आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सबसेट होता है बस, है ना। मतलब अगर ये मान लीजिए ये जो है ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, तो रियल नंबर जो है इसके अंदर ही आ जाएगा, इसके अंदर ही आ जाएगा। मतलब रियल नंबर जो है वो एक तरह से स्पेशल कॉम्प्लेक्स नंबर ही होते हैं। मैं बताऊंगा ये सब कैसे ये हो रहा है, लेकिन पहले मैं ये स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये जो रियल नंबर है बेसिकली ये रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही आ जाता है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो जनरल नोटेशन होते हैं वो कैसा होता है। ओके, तो हाउ यू कैन रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर इन जनरल। तो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर का दो पार्ट होता है, एक होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, यह हो गया जेड। और मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया कि ये x + iy, तो ये x जो है इसका रियल पार्ट है और ये y जो है इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि इसके साथ i मल्टीप्लाई है तो इसको हम इमेजिनरी
इमेजिनरी पार्ट कह सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट। सो जो जनरल नोटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो होता है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, या फिर कोई ऐसे भी लिख सकते हैं कि z इक्वल टू ए प्लस आई बी, ऐसे भी कभी कभी डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या होगा, ए हो जाएगा रियल पार्ट, जस्ट नोटेशन अलग है और कुछ नहीं, ये हो जाएगा रियल पार्ट, तो ये हो जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर देखते हैं कि इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि रियल पार्ट जो एक्स है इसको हम ऐसे भी लिखते हैं आर ई ऑफ जेड, आर ई ऑफ जेड इसको हम बोलते हैं कि एक्स, और इमेजिनरी ऑफ जो जेड है उसको हम बोल सकते हैं वाई, जो इमेजिनरी पार्ट है वाई है। तो देखो ये जो दो पार्ट है एक्स एंड वाई, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ज्योमेट्रिकली हम लोगों का एक प्लेन चाहिए। जैसे मैं पहले बता चुका था कि अगर रियल नंबर है तो उसको हम एक नंबर लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को हम नंबर लाइन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ दो पार्ट है, देखिए दो पार्ट है। तो अगर हम इसको एक प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है देखो। सो यू नो अबाउट सिंपल जियोमेट्रिकल प्लेन, यू हैव ओनली टू एक्सिस इफ यू हैव टू डायमेंशनल, द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और ये जो प्लेन है जो एक्स एंड वाई एक्सिस कंटेन करते हैं, इस प्लेन को हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन। ऐसे हम अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसमें भी दो ऐसे एक्सिस होगा, एक होगा रियल एक्सिस, इसको हम बोलेंगे रियल एक्सिस, और इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस, है ना। तो अगर रियल एक्सिस है, सपोज मान लीजिए कि इधर 1 2 3 4 ऐसे कोई रियल एक्सिस है, मान लीजिए 1 2 3 4 कोई रियल एक्सिस है, तो इधर हो जाएगा आई, है ना, फिर नेक्स्ट हो जाएगा सपोज 2i, फिर हो जाएगा 3i, तो ये हो जाएगा इमेजिनरी एक्सिस। इसको i को हम यूनिट मान लेते हैं, और नेक्स्ट हो जाएगा 2i 3i 4i, और इधर तो 1 ही यूनिट है तो इसके मल्टीप्लाई होगा 2 3 4 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज वी हैव 2 प्लस 3i, सपोज ये हो गया एक z। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो x के जगह हो जाएगा 2, मतलब इधर हो जाएगा 2, देखिए 2, और फिर 3, मतलब 1 2 3 3i। तो ये पॉइंट जो हो गया ये हो जाएगा आपका ये z। तो z एक पॉइंट है जो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में है, देखिए कॉम्प्लेक्स प्लेन में है। जैसे मान लीजिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं ना कि 2, 3, तो इधर x है इधर y है, तो 2, 3 यहाँ हो जाएगा। ऐसे हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्लेन चाहिए, अदरवाइज अगर रियल नंबर है तो 1 2 3 4 इसको एक लाइन में हो जाएगा, है ना। तो ये लाइन कब होगा, देखिए मान लीजिए कि इमेजिनरी पार्ट अगर 0 है, मतलब ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, सपोज मान लीजिए कि 5, इसका मतलब z इज इक्वल टू 5 प्लस i इंटू 0। देखो इसका मतलब क्या है, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है, तो इमेजिनरी पार्ट अगर 0 है तो z इज इक्वल टू ओनली 5, तो यहाँ हो जाएगा, तो दैट इज रियल एक्सिस, है ना। इसका मतलब क्या होगा, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है तो हो जाएगा रियल नंबर, है ना। तो रियल नंबर क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का ही तो एक स्पेशल केस हो गया ना। तो प्लेन का अगर प्लेन में अगर एक लाइन है तो लाइन तो प्लेन के अंदर ही होगा, है ना। तो जियोमेट्रिकली भी हम ऐसे सोच सकते हैं कि जो रियल नंबर है उसको हम एक लाइन के ऊपर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो एक प्लेन के ऊपर ही होगा, और वो जो पूरा का पूरा प्लेन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और प्लेन के ऊपर एक लाइन है जो रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या हो गया, सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, है ना। तो रियल नंबर मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। अगर मान लीजिए कि रियल पार्ट 0 है तो उसको हम प्योरली इमेजिनरी कहते हैं। जैसे z इक्वल टू एक्स वाई क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। सपोज मान लीजिए y इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया रियल, इसका मतलब हो गया रियल, और प्योरली रियल, यू कैन से प्योरली रियल। अगर y 0 है तो ये i का जो पार्ट है नहीं रहेगा। अगर x 0 है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा, है ना, प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है समटाइम्स हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 2 प्लस 3i, तो हम बोल देते हैं इस पॉइंट को 2,3। सो इन जनरल अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है तो इन जनरल मान लीजिए y एक्सिस मतलब इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं हम, और इसको हम रियल एक्सिस बोलते हैं। और मान लीजिए ये पॉइंट है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x, y, इसका मतलब है ये x प्लस i y। अगर मान लीजिए इधर हो गया a, b,
ए कोमा बी, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ए प्लस आई बी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक प्लेन में। ओके, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, क्या होगा, देखो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो अगर हम एक ऐसे एक प्लेन फिर ड्रॉ करते हैं कि जिसका रियल पार्ट है, इधर रियल एक्सिस है और इधर हो गया इमेजिनरी एक्सिस। तो सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जो है ये एक्स प्लस आई वाई है ना, इसका मतलब इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर आई ऑलवेज मल्टीप्लाइड है। तो अगर x, y पॉइंट इधर है, सपोज मान लीजिए कि x, y है, इसका मतलब ये है x, ये है y। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ z। इसको हम कहते हैं मॉड z, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड है। तो अगर मॉड z है तो ये x है, ये y है, तो ऑब्वियसली बात ये है कि मॉड z जो हो जाएगा, ये बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन राइट इट विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सिंपली, है ना। सो ये जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड हो गया। ओके, अगर ये एंगल कितना है, ये अगर हम निकाल लिया, ये एंगल कितना है, तो ये हो गया इसका एम्पलीट्यूड। तो ये एंगल कैसे हम निकल सकते हैं, देखिए ये y और x पता है तो tan थीटा हम निकल सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू x अपॉन y। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, थीटा को निकाल सकते हैं। तो ये हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ z। ये tan थीटा जो है ये एम्पलीट्यूड, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ z, या फिर आर्गुमेंट ऑफ z भी हम कह सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z ऐसे भी हम लिख सकते हैं। इसका और भी डिटेल्स बात है, इसके अंदर बहुत कुछ डिटेल्स है जो हम स्किप कर रहे हैं अभी, वो थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मैथमेटिक्स का टर्म में, नहीं लाना चाह रहा हूँ इधर जस्ट मैं जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल से बात है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में। इसका जनरल नोटेशन होता है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जिसका मैग्नीट्यूड होता है रूट ओवर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जिसका एम्पलीट्यूड होता है एक्स अपॉन वाई। और कैसे ये अराइज हो रहा है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। तो उसी से इसका जो मतलब ये जो नेगेटिव नंबर इनसाइड द स्क्वायर रूट, उसी से ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ओरिजिन, वो ओरिजिन हो जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर वहां से मतलब अपीयर करता है पास। और एक बात है, अगर ये प्लस आई वाई की जगह अगर ये माइनस आई वाई आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं कि कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। ये अगर z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z बार जो होगा दैट विल बी x माइनस आई वाई। सो इसको हम कहते हैं कि कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ z। और ये जस्ट कहाँ है, देखिए x माइनस वन, मतलब ये इधर हो जाएगा, जस्ट इसका मिरर इमेज आप कह सकते हैं। रियल एक्सिस अगर मिरर की तरह अगर यूज कर देंगे तो इसका जो मिरर इमेज इधर हो जाएगा x माइनस वन। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, देखिए मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, ये मॉड जेड और ये मॉड जेड, मैग्नीट्यूड ऑलवेज डिस्टेंस होता है, ये है ना, ये जो डिस्टेंस ये तो सेम ही होगा। तो ये हो जाएगा मॉड जेड बार जो है, इसका अगर मॉड लिया वो भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो जेड का जो वैल्यू है और मॉड जेड का जो वैल्यू है वो मतलब मॉड जेड का जो वैल्यू है और मॉड जेड बार का जो वैल्यू है वो सेम है ना। अगर जेड इंटू जेड बार किया जाए, देखिए जेड इंटू जेड बार किया जाए तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। सो हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। और आई स्क्वायर कितना है, देखिए आई इक्वल टू अगर रूट ओवर माइनस वन है तो आई स्क्वायर हो जाएगा सिंपल माइनस वन। तो ये अगर माइनस वन हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, देखिए मॉड जेड का अगर स्क्वायर कर दिया ना तो देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब जेड जेड बार जो है वो बेसिकली मॉड जेड स्क्वायर होता है। ऐसे बहुत सारे एल्जेब्रिक कैलकुलेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना, मल्टीप्लिकेशन, ये सब होते हैं, लेकिन वो हमको नहीं चाहिए। हमको सिर्फ ये चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर कब अराइज होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस, एम्पलीट्यूड और मॉड्यूलस हम कैसे निकल सकते हैं। और एक बात इधर है कि ये जो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको मान लीजिए कि ये आर है ना, जैसे हम इसको और भी एक मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म इसको कहते हैं, वो भी हम लिख लेते हैं। जो ऑयलर्स थ्योरम आता है वो भी कभी कभी काम आ जाता है हमारा, ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और एक प्रॉब्लम्स कर लेते हैं पहले। देखो ये जो सपोज मान लीजिए कि मैं एक प्रॉब्लम्स यहाँ दे देता हूँ आपको समझने के लिए कि ये जो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई, सपोज मान लीजिए कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे जेड इक्वल टू वन प्लस मान लीजिए कि आई, वन प्लस आई हो गया। तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब मॉड्यूलस निकालना है और एम्पलीट्यूड निकालना है। तो मॉड्यूलस क्या है, देखिए एक्स और वाई पहले पता होना चाहिए। तो ये वन
प्लस आई इंटू वन हम कह सकते हैं इसको, आई मतलब आई इंटू वन। तो इधर एक्स भी वन है और वाई भी वन है, इसका मतलब इसका जो मॉड्यूलस होगा मॉड जेड दैट विल बी वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रूट टू होगा। और इसका जो एम्पलीट्यूड टेन थीटा होगा, देखिए टेन थीटा अगर है तो टेन थीटा कितना होगा बताओ। टेन थीटा जो है मतलब ये जो टेन थीटा अगर एक्स को वाई होते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड जो है थीटा, एक्चुअली आर्गुमेंट जब थीटा, मतलब इधर यहाँ से अगर हम थीटा निकल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इनवर्स फंक्शन टेन इनवर्स एक्स बाई वाई, एक्स अपन वाई। अगर आपका इनवर्स फंक्शन नहीं हुआ तो अभी इसमें ध्यान नहीं देना है, सिर्फ ये आपको याद रखना है कि टेन थीटा इक्वल टू अगर एक्स वाई है, एक्स बाई वाई है, तो यहाँ से हम थीटा निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ टेन थीटा है तो टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स या तो वन बाई वन है, इसका मतलब वन, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा। आपको तो ये पता ही है कि टेन थीटा इक्वल टू वन है तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। लेकिन प्रॉब्लम ये है अगर मान लीजिए कि थीटा का वैल्यू नहीं पता है, जैसे सपोज जेड इक्वल टू अगर मैं दे देता हूँ ऐसा कि टू प्लस आई या फिर वन प्लस टू आई, तो इसमें दिक्कत हो जाता है क्योंकि देखो टेन थीटा कितना बनेगा तब वाई बाई एक्स, तो टू बाई वन मतलब टू बन जाएगा। तो आपको ये नहीं पता होगा कि थीटा का वैल्यू कितना होगा, है ना। तो इन दैट केस हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि थीटा जो है दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू, है ना। अगर टेन थीटा इक्वल टू टू है, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स टू। इधर भी हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू अगर वन है, सपोज मान लीजिए कि टेन थीटा इक्वल टू वन है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वन। लेकिन ये टेन इनवर्स वन का जो वैल्यू है वो एक्चुअल में 45 डिग्री है, वो हमको पता है इसलिए हम लिख देते हैं इधर। अगर नहीं पता है तो हम इसको ऐसे रख देते हैं कि टेन इनवर्स टू या टेन इनवर्स थ्री, और हम उसको कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं इसका वैल्यू अगर जरूरत है तो, ठीक है। तो ये हो गया मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड कॉम्प्लेक्स नंबर का, और कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों अराइज होता है, कहाँ अराइज होता है, कैसे अराइज होता है। और एक बात है जो मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म होता है वो भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, हम डिस्कस कर ही लेते हैं। देखिए ये अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन को मैं फिर ड्रॉ करता है ऐसे, इधर मान लीजिए कि x और इधर y है, y मतलब इमेजिनरी पार्ट, x मतलब रियल पार्ट, हम ऐसे लिख देते हैं। और यहाँ z जो है, मॉड z जो है, ये z जो है ये x, y है ना, x, y, ये अगर थीटा है देखिए, तो इसको हम सिंपल, अगर मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है r है, r, तो r का इधर r कितना होगा, r cos थीटा होगा, और इधर r का वैल्यू कितना होगा, देखिए r sin थीटा होगा। क्योंकि देखिए मैं फिर भी बता देता हूँ इसको कैसे ये हो रहा है ना। समझिए r है और ये पॉइंट जो है x, y, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आप पढ़ा है तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल देता हूँ। ओके, तो ये हो गया थीटा, और ये हो गया ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं इसका हाइपोटेनस हो गया r, देखिए ये हाइपोटेनस हो गया, और ये जो हो गया बेस है ना, और ये जो हो गया परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना होगा, देखिए अगर cos थीटा है तो cos थीटा क्या होता है बताइए, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या होगा, r cos थीटा हो जाएगा ना। तो ये जो बेस है ये बेस हो जाएगा r cos थीटा, देखिए। और ये परपेंडिकुलर कितना होगा, तो sin थीटा अगर आपके पास है तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सो इट विल बी जस्ट p इज इक्वल टू r sin थीटा। तो देखो ये हो जाता है r sin थीटा, है ना, मतलब परपेंडिकुलर हो गया r sin थीटा और बेस हो गया r cos थीटा। और ये जो r sin थीटा है ये बेसिकली क्या है, y है ना, इमेजिनरी पार्ट है, और ये जो r cos थीटा है ये बेसिकली x है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए z इज इक्वल टू जो x प्लस आई वाई था, है ना, अगर x के जगह हम लिख दिया r cos थीटा, और y के जगह हम लिख सकते हैं i इंटू r sin थीटा। तो r हम कॉमन ले लेते हैं, तो r इंटू हो जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये जो फॉर्म है देखिए z, ये है मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, क्योंकि अगर हम मॉड z निकालते हैं यहाँ से, देखिए मॉड z कितना होगा, देखिए मॉड z जो होगा देखिए दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ये r cos थीटा होल स्क्वायर, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर मतलब r cos थीटा होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब r sin थीटा होल स्क्वायर। तो ये देखिए कितना आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा आ रहा है ना। तो अगर हम इसको r स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जिसका वैल्यू है 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर हो गया, दैट मीन्स r। तो देखिए मॉड z जो है बेसिकली r है, इसका मतलब ये हो गया मॉड्यूलस, और ये थीटा जो है वो एम्पलीट्यूड। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा।
आई साइन थीटा, और ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। और ये जो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, ये बेसिकली ई टू द पावर आई थीटा, ये ऑयलर्स थ्योरम है। तो इसको हम आर इंटू ई टू द पावर आई थीटा ऐसा लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू, ओके। क्योंकि ये जो है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, देखिए ये ई टू द पावर आई थीटा बेसिकली, ओके। ये आपको याद रखना है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई टू द पावर आई थीटा मतलब कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये ऑयलर्स थ्योरम एक्चुअल में। तो ये सब डिटेल्स नहीं जानना पड़ेगा हमको, अभी तो नहीं जानना है, मैथमेटिक्स में आप तो पढ़ ही लेंगे, लेकिन हमको ये मोटा मोटा एक आइडिया होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कौन सा टर्म्स यूज होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा बहुत ऑपरेशन कैसे करते हैं, ओके। तो आपका जो काम है वो बेसिकली हो जाएगा, ओके। तो ऐसे हम और भी जो टॉपिक्स है वो हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। मैथमेटिकल फिजिक्स का और भी टॉपिक्स है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इनफाइनाइट सीरीज हम डिस्कस कर लेंगे, पूरा का पूरा जो अलजेब्रा का पार्ट है थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस के बारे में, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम डिस्कस करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स, जो पहले हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे, ओके। तो ऐसे हम थोड़ा थोड़ा मतलब नॉलेज को गेन करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फिजिक्स का जो पहला एक दो यूनिट है उसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल फिजिक्स यूज होता है और बच्चे डर जाता है। इसलिए मैं हमेशा, जब मैं 11th क्लास मैं स्टार्ट करता है, जब मैं ट्यूशन पढ़ाता था तब भी मैं यही करता था कि पहले बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर मैं बहुत टाइम देता था, 1 महीना 2 महीना ये बेसिक मैथमेटिक्स में हम बिताते थे, क्योंकि बच्चे का जो बेसिक्स है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अगर वो बेसिक एक बार स्ट्रांग हो गया, मान लीजिए कि फिजिक्स का जो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 अगर वो क्लियर कर लिया, तो आपको पता नहीं चलेगा वो कैसे पूरा सिलेबस कर लेगा। अगर स्टूडियास है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले आपको स्टूडियास आना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्लास को रेगुलरली फॉलो करना है, फिर इसको रिवाइज करना है, फिर आगे बढ़ना है, इसको कनेक्ट करते रहना है, ठीक है। तो ऐसे हम डिस्कस करेंगे, ओके। सो फॉर टुडे, थैंक यू।